हेलो दोस्तों, स्कोरशाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के आईटी को लेकर के। और दोस्तों, आईटी में हम आज बात करने वाले हैं सैंपल पेपर को लेकर के। सैंपल पेपर जो दोस्तों इस बार हमारे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। इसमें मैं आपको पहले बताने वाला हूं हमारा एक जो ब्लूप्रिंट है वो कैसा रहने वाला है। इट मीन्स दोस्तों किस तरीके से आपको इस पेपर को हैंडल करना है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ मैं क्वेश्चंस भी आपके सामने रखने वाला हूं और इसको हम लोग सॉल्व भी करके देखने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें भी हम लोग और नई नई चीजें सीखने वाले हैं। तो इसको बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो जिससे आपके माइंड में जो है वो दोस्तों ये पिक्चर समझ में आएगी आपको कि कैसे एक बोर्ड का पेपर आता है और किस तरीके से हम उस पेपर को देख सकते हैं। सेम टाइम पर आपके माइंड में ये भी आएगा कि जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे तो कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये पहला एक सैंपल पेपर है। इसके बाद में कुछ और 2-3 सैंपल पेपर आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें कि आपको ये पता चलता रहे कि कैसे आपको अपने ये क्वेश्चंस देखने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। इट मींस क्या हो गया दोस्तों कि जो दूसरे सब्जेक्ट से वहां आपके पास जो है मिस्टेक करने के चांस रह सकते हैं, जबकि आईटी आपके लिए थोड़ा इजी रहता है, तो यहां आप 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर के आ सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी थोड़ा बैक का इशू रह सकता है, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स जो है उनके इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो सपोज कोई स्टूडेंट अगर किसी सब्जेक्ट में रह भी जाता है तो उस केस में उसके आईटी के नंबर परसेंटेज में काउंट भी होते हैं। इट मींस दोस्तों जहां एक स्टूडेंट 33 मार्क्स नहीं लेकर के आ पा रहा है, वहां अगर 70% से ज्यादा, 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा आते हैं, तो मान के चलिए आपके परसेंटेज वैसे भी बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आज बात करेंगे यहाँ पर जो अपना सेशन है 2023-24 के अकॉर्डिंग अपने फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। दोस्तों, इसका जो ब्लूप्रिंट है वो अपन देख लेते हैं। हमारा जो सिलेबस है जिसमें अपने पास है पहला पार्ट जो कि अपने पास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब दोस्तों इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, मैं यहां पर जो बताने वाला हूं वो है अपने पास पहले तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स कैसे आएंगे, जो अपने पास अलग अलग यूनिट है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है, आईसीटी स्किल्स है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स है और ग्रीन स्किल्स है। इनमें से दोस्तों अगर आप देखें तो दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब ये है कि यहां से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है। दोस्तों केवल 10 नंबर है, लेकिन ये 10 नंबर बड़े इंटरेस्टिंग है आपके पास। कैसे? तो देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स का, एक एमसीक्यू है, 1 नंबर का है। हो सकता है ये एमसीक्यू हो या हो सकता है एक टाइप से फिलअप्स हो, और फिलअप्स भी है तो दोस्तों उसके चारों ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर अपन कहें तो इसका आंसर वापस किसमें बनेगा? एमसीक्यू में ही बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऐसे ही दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट के आपके पास आएंगे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2 एमसीक्यूज हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ आईसीटी स्किल्स है, उसका एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा एंटरप्रेन्योरल स्किल्स का, और ऐसे दोस्तों ग्रीन स्किल्स से भी आपके पास एक क्वेश्चन आने वाला है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपके पास यहां से यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आपके पास एमसीक्यू आएंगे 6। अब इस 6 में दोस्तों आपको करने हैं केवल कोई भी 4, यानी कि आप 2 छोड़ सकते हैं। सपोज आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का नहीं आता है, छोड़ दीजिए। आपको सपोज सेल्फ मैनेजमेंट का नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। तो कितने छोड़ सकते हैं दोस्तों? 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 6 में से आपको करने हैं केवल 4 क्वेश्चंस। इसी टाइप से अगर अपन दूसरी साइड में देखें तो अपने पास आता है दोस्तों 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इसका मतलब ये है शॉर्ट क्वेश्चंस है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल से आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास दूसरा जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, और लास्ट ग्रीन स्किल्स जो है। इन सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, लेकिन दोस्तों करने हैं आपको केवल 3 क्वेश्चन। तो 5 में से 3 आपको करने हैं, 2 क्वेश्चंस आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैं आपको पीछे अभी पढ़ा रहा हूं, यानी कि पुराने वीडियोस अगर आपने देखे और आगे के वीडियोस भी अगर आप देखेंगे, तो मैं आपको ये कह सकता हूं दोस्तों कि आप यहां पर इन 5 में से 5 के आंसर आपको आते हैं, लेकिन आपको करने हैं 5 में से 3। मतलब जो आपको थोड़ा बहुत भी डाउटफुल लग रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं। आपको आते तो है लेकिन आप
छोड़ भी सकते हैं। तो 5 में से केवल 3 करने हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों 4 नंबर आपके एमसीक्यू से आएंगे और 6 नंबर आपके पास आएंगे शॉर्ट आंसर से। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये बन जाएंगे 10 मार्क्स। ये एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों जो हमको बोर्ड के एग्जाम में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी टाइप से अगर हम देखें पार्ट बी को लेकर के, तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है जो आपके पास होगा 40 मार्क्स का। अब ये जो 40 मार्क्स है आपको अच्छे से पता है दोस्तों, आपके पास कुल मिलाकर के 4 ही तो यूनिट है, ठीक है। इन 4 यूनिट में देखें तो 40 नंबर बनते हैं। अब ये भी देखें आप तो टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहां पर भी एमसीक्यू का पैटर्न होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी होगा और लॉन्ग का भी होने वाला है। अब देखिए यहां आपके पास दोस्तों 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, यानी कि जो आपने स्टाइल देखी है, जो मेल मर्ज देखा है, या आपके पास में दोस्तों जो टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट है, ये जो 5-6 अलग-अलग टॉपिक्स है, इन सभी टॉपिक्स के बेस पर आपके सामने आएंगे 6 क्वेश्चंस। अब इन 6 में से दोस्तों आपको करने हैं केवल 5, यानी कि यहां पर भी आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है, यहां पर भी 6 में से आपको करने हैं केवल 5 क्वेश्चन। इसी तरीके से जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, 6 में से आपको करने हैं केवल 5, और यहाँ वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी में भी 6 में से करने हैं आपको केवल 5। तो टोटल 24 क्वेश्चंस आएंगे, 6, 6, 6 और 6 में से आपको करने हैं 5, 5, 5 और 5, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ये आपके पास एक एक टॉपिक वाइज है, ठीक है। यानी ऐसे नहीं कि इन 24 में से 20, आपको क्या करना है 6 में से कोई भी 5 करने हैं। एक एक क्वेश्चन आप इन सभी टॉपिक्स में से छोड़ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो है 20 नंबर का, और अगर आप पीछे देख रहे हैं तो यहाँ एमसीक्यू है 4 नंबर का। इसका मतलब है दोस्तों कि आपके पास 4 + 20 = 24, यानी कि 24 आपके सामने क्या आने वाले हैं दोस्तों, एमसीक्यू। अब आपको अच्छे से ये पता है कि आपका जो एग्जाम है वो है 50 मार्क्स का थ्योरी, और इसी तरीके से 50 मार्क्स का है आपके पास प्रैक्टिकल, ठीक है। कुल मिलाकर के ये कितना हो रहा है दोस्तों, 100। अब मैं ये कह रहा हूं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप एक टॉपर है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो मैं ये मान के चल सकता हूं दोस्तों, ये जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स 50 है, आपकी स्कूल आपको कम से कम दोस्तों 45 नंबर देगी ही देगी। 45 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ठीक है। तो 45 एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, उसमें भी बहुत नीचे जाकर के अगर आपकी स्कूल चाहती है आपका रिजल्ट थोड़ा और अच्छा हो तो शायद ये 46, 47, 48 पे भी जाएगा। और दोस्तों अगर आप एवरेज से आपका अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों 48, 49 या 50 मार्क्स आपके भेजे जाएंगे। तो मैं अगर एवरेज की बात करता हूं दोस्तों 45 यहां से आपके आ चुके हैं। अब यहां अगर आप देखें तो ये जो आपके पास 4 और नेक्स्ट जो 24 आपके पास टोटल बन रहे हैं ना, 20 + 4, इसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है छोड़ने के। जैसे 6 में से 4, 2 यहां से छोड़ दिए, और दूसरे आपने जो देखे थे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, वहां पर भी दोस्तों 6 में से 5 एक एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 4 क्वेश्चन छोड़े, 24 में से आपने 20 ही करे। तो दोस्तों मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ये 24 क्वेश्चंस आपके सामने आए, छोड़ने के बाद भी आपने कोई गलती कर दी, तो एटलीस्ट 20 नंबर तो आप लेके आ ही सकते हो। दोस्तों 20 नंबर आप यहां लेकर के आए, 45 आप यहां लेकर के आए, मान के चलिए दोस्तों 65 तो आपने स्कोर कर ही लिया है। ये मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों जिनको लगभग लगभग ना के बराबर कुछ आता है, ठीक है। तो वो अगर अब भी थोड़ा सा कुछ पढ़ लें तो यहां अपने पास 65 तो बन के ही रहने वाले हैं। अभी मैं एमसीक्यू पे ही हूं दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे तो मैं गया ही नहीं हूं, लॉन्ग पे तो मैं गया ही नहीं हूं। इसका मतलब है कि 65 नंबर जो वो स्टूडेंट जिनको लगभग ना के बराबर कुछ आता है, उनके भी दोस्तों 65 तो बन के ही रहेंगे। अगर आप उससे थोड़ा अच्छे लेवल के हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, यहां पर 45 की जगह आपके मार्क्स जो है, मैं इसको थोड़ा सा वापस रफ करके लिखूंगा। अगर आपके मार्क्स दोस्तों 48 आते हैं और ये अगर आप 24 लेकर के आते हैं तो देखिए आपके मार्क्स जो है वो यहाँ बढ़ने शुरू हो गए। अब अपन आगे यहाँ पर भी आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे और लॉन्ग पे भी आते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ना आपका माइंड सेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आईटी का पेपर जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन इतना ज्यादा इजी भी नहीं है कि आप एक दिन पहले जागे। जैसे बहुत सारे लोग होंगे, आप देखेंगे इन वीडियोस पर भी कुछ कमेंट्स करते हैं, मैं पुराने वीडियोस भी देखता हूं, जो एग्जाम से 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले ही देखना शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वो पास हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छे नंबर आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। खैर, हम लोग यहाँ बात करें 6666 जो भी आपके पास था, अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे। एक आएगा आपके पास डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, 2 क्वेश्चंस दोस्तों आपके पास आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स को लेकर के, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के, और 2 क्वेश्चंस आएंगे वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आए हैं 6 क्वेश्चंस। इन 6 में से भी अगर आपको लगता है मुझे ये एक नहीं आता है, मुझे एक ये नहीं आता, लेकिन ये 2 और 2 आते हैं, तो आप इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन 6 में से आपको करने हैं 4, तो 2 आप अभी भी छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके पास में, एक एक आपके पास आएगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को लेकर के। इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अपने आप में दोस्तों 12 नंबर का आपके पास एक कह सकते हैं यूनिट है। तो ये अपन बहुत अच्छे से देख चुके हैं पहले भी, आप आगे भी इसको देखेंगे। मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं, जो पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के ही होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कैसे आप इनको अच्छे से और कर सके। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन आएगा वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपके पास आए 5 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन 5 में से भी आपको कितने करने हैं दोस्तों? केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो 2 आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। देखिए 8 नंबर यहां से जोड़ने, 12 नंबर यहां से जोड़ने, कुल मिलाकर के आपके पास ये 40 है। मैं कह रहा हूं अगर आप यहां से 40 नहीं भी लेके आ पाए, मैं आपको कहता हूं 40 आएंगे, आपके 100% है दोस्तों 40 आ सकते हैं, अगर आप सभी वीडियोस अच्छे से एक बार देख ले। अगर आप 40 नहीं भी लेकर के आ पाए दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों मिला करके कि आप कम से कम 35 तो लाएंगे, 35 नहीं 33 तो लाएंगे, ये भी नहीं 30 तो लाएंगे, 30 ये दोस्तों 48 48 ये आपके पास होते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर 30 प्लस 48 भी अगर अपन करें, तो दोस्तों आपके पास बनते हैं 78, और 78 अपने आप में एक अच्छे नंबर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मैं कैटेगरी कौन सी सेट कर रहा हूं दोस्तों? उस कैटेगरी पे जहां ये 40, अभी आपके पास 10 और हैं जो कहां से बन रहे हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पहले एम्प्लॉयबिलिटी। तो यहां पर आपके पास 10 नंबर और जुड़ जाएंगे, 88 आपके पास हो रहे हैं। अब 88 अपने पास अपने आप में एक अच्छे नंबर है, ठीक है। अब ये मैं बात कर रहा था जहां 30 नंबर 40 में से थोड़े अगर आप लेवल यहां बढ़ाते हैं, तो आपके मार्क्स यहां पर भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो एक स्ट्रेटेजी थी, मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आप अपने नंबर धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए क्या है? जो कि है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें टोटल आपके पास आएंगे 24 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको ये बता चुका था कि 6 6 6 और 6 ये तो आपके पास था सब्जेक्टिव स्किल्स के, और 6 आपके पास थे यहाँ। इन 6 में से कितने करने हैं आपको? 4 क्वेश्चन, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो 5 5 5 5 20 प्लस 4 24। 24 क्या है आपके पास में? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी 24 मार्क्स के तो आपके पास हो गए एमसीक्यू, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? दिस सेक्शन हैज 5 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस 1 के अंदर फिर आपके पास दोस्तों दिए जा रहे हैं आपको 6 क्वेश्चन, जिसमें से 4 करेंगे। इस 2 में दिए जा रहे हैं 6, जिनमें से करने हैं 5। सिमिलरली इनमें से भी 6 से 5, इनमें भी 6 में से 5 करने हैं, और इसमें भी 6 में से 5 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 है जो सेक्शन ए एमसीक्यू का है। मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के आगे लिखा होगा एक एक नंबर, ये सब एक एक नंबर के ही है। इसके बाद लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है बट बोर्ड के एग्जाम में नहीं होती है। इसी टाइप से लिखा है डू एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट अपने पास बी होगा, जो कि आपके पास 26 मार्क्स के होंगे। इसमें दिस सेक्शन है 16 क्वेश्चन, 16 आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू डू 10 क्वेश्चन, तो आपको इसमें से केवल
10 क्वेश्चंस करने हैं, जो मैं आपको बता चुका था कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस यहां बनेंगे, ठीक है। डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस और पार्ट। हर क्वेश्चंस के आगे एक मार्क्स बताए गए कि ये कितने मार्क का क्वेश्चन है। अब अपन बात करते हैं यहां पर कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर एनी 4। देखिए एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 में से कितने करने हैं आपको? कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जो किस बेस पर है? ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर है। पहला क्वेश्चन है व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड व्यूज, इट मींस देयर इज एन डैश। कौन सा टाइप का ये बैरियर है? मैं दोस्तों आपसे बात करना ही नहीं चाहता सपोज, तो वहां पर क्या ये लैंग्वेज बैरियर है? क्या मैं बात ही नहीं करना चाहता? उस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती, मुझे गुजराती नहीं आती। तो लैंग्वेज बैरियर, देखिए क्वेश्चंस ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये क्या कट गया? लैंग्वेज बैरियर तो नहीं हो सकता। दूसरा बोलते हैं अपन यहां पर है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब है कि मैं जिस डिवाइस को यूज कर रहा हूं वो डिवाइस शायद खराब हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो बैरियर्स है, ठीक है, वो अपन क्या कह सकते हैं? फिजिकल बैरियर बन जाएगा। क्या ये कल्चरल बैरियर है? नहीं। ये कौन सा हो सकता है आपके पास? इंटरपर्सनल बैरियर। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास? इंटरपर्सनल बैरियर। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां हमारे पास जो है वो बैरियर जो है वो इंटरपर्सनल है, ठीक है। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कार्तिक्स कंप्यूटर वाज रनिंग वेरी स्लो। किसी का भी नाम लिखा हो, कार्तिक हो, पूजा हो, महेश हो, कुछ भी नाम हो, उसका कंप्यूटर धीरे चल रहा है, ठीक है। बार बार क्या हो रहा है? हैंग हो रहा है। एंड ऑफन रीस्टार्ट, जो बार बार रीस्टार्ट भी होता है, किसी कारण से कंप्यूटर हैंग हो रहा है, बहुत धीरे चल रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है और टेंस्ड है, ठीक है, क्योंकि उसका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसने अपने फ्रेंड से बोला, कार्तिक्स फ्रेंड गिव हिम द फॉलोइंग सजेशन। उसने पूछा होगा भाई मेरे कंप्यूटर में क्या इश्यूज है, थोड़ा बताओ ना, मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, क्या करूं? तो अलग अलग दोस्तों ने उसको कुछ राय दी है, कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसे राधा जो है वो कह रही है कि रीस्टार्ट योर मशीन, आप अपने कंप्यूटर को वापस से रीस्टार्ट करें। तो वो क्या कह रहा है कि भाई मैं तो खुद कह रहा हूं वो बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैं रीस्टार्ट करूं? हो सकता है। तो ये आंसर आपके पास क्या है? गलत हो सकता है। दूसरा कह रहा है, ईशान क्या कह रहा है? इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट। हो सकता है आपके कंप्यूटर में वायरस आ गए हो, इस वजह से आप अपने कंप्यूटर में क्या करें? इंस्टॉल करें कोई अच्छा सा, कोई रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और उसको आप क्या कर दें? अपडेट कर दें। तो उससे आपका कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स है वो सही हो सकती है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये आंसर सही है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। अमर क्या कह रहा है? डोंट यूज पेन ड्राइव। वो कह रहा है पेन ड्राइव छोड़ो, मेरा कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे उसमें पेन ड्राइव लगाऊं? फोर्थ आ रहा है सैम, क्या बोल रहा है? इंस्टॉल फ्री एंटीवायरस फ्रॉम नेट। तो इंटरनेट पे आपको कई बार दोस्तों फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो मिलते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी हमारे कंप्यूटर में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर ले रहे हो फ्री में इंटरनेट से, तो वो कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली अपना जो आंसर है वो क्या है? अपना जो आंसर है वो था कि ईशान जो है वो क्या कह रहा है? इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट जो था उसमें क्या था? अपने पास इंटरपर्सनल बैरियर था। दूसरा था आपके पास में जिसमें अपने देखा था कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने को इंस्टॉल करना चाहिए और उसको अपडेट करना चाहिए। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन है डैश रेफर टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग a healthy body and mind capable of better, ठीक है, विद स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरीके से हेल्दी रखते हैं, आपकी माइंड कैपेबिलिटी को कैसे अच्छा रखते हैं, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? तो सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इसके अंदर आप अपने आप को कैसे अच्छा रखते हैं। तो भाई साहब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये अपने क्वेश्चन एक आ भी सकता है कि स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक बताइए। आप कोई भी टेक्निक लिख सकते हैं जिसमें आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं।
मोस्टली स्ट्रेस जो है अपने पास वो नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में लिए जाने वाले स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, अपने फैमिलीज मेंबर्स के साथ आप बैठ करके बात कर सकते हैं। इसी टाइप से आप योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से और भी बहुत सारे आप जो भी मतलब आपके माइंड में आप कोई भी आंसर्स लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है तो। एग्जाम में आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरीके से आप मैनेज मतलब देखा कि कर सकते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स पूछी जा सकती है। ऐसे ही सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशंस, तो इसमें से अपना आंसर क्या बनेगा, सेल्फ मैनेजमेंट। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन क्या होते हैं। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में, आप देखिएगा जरूर। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें, खैर इसका आंसर था स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कह रहा है, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लिव विद क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू, इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी से दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेल्फ, अपने आप से भी अगर आप करें, तो कैन लिव विद क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू, किस टाइप का स्ट्रेस होगा, क्या फिजिकल स्ट्रेस होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा या फिर इमोशनल। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन हाई है, तो उस केस में अपने पास यहां पर क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मेंटल स्ट्रेस। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पीछे जाकर के आपको कुछ और बताना चाह रहा था कि यहाँ हम लोग जो देख रहे थे, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ कह रहा था, ये जो टॉपिक्स है इनकी दोस्तों डेफिनेशंस आप जरूर याद रखिएगा, सेल्फ मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, इसी टाइप से सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैंने आपसे कहा था कि ये दो टाइप के होते हैं, एक दोस्तों पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है। जनरली अपन स्ट्रेस का मतलब क्या मानते हैं, नेगेटिव सेंस में अपन नहीं बोलते बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है जिसको अपन बोलते हैं ई यू वाला, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, यू स्ट्रेस, EUSTRESS। यू स्ट्रेस का मतलब होता है, जैसे अगर आपका एग्जाम कल है, तो अब आप आज बैठ करके दोस्तों पढ़ रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रेस है सपोज, तो स्ट्रेस की सिचुएशन में आप अपना 100% देते हैं जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लाइक आप कितने सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसमें पॉजिटिवली आप उसको फील करते हैं, अपने स्ट्रेस को, स्ट्रेस होने की वजह से आप पॉजिटिवली अपने काम को करते हैं, आप अपना 100% देते हैं उस काम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने डिस्कस किया था, इसका आंसर था मेंटल। अब इसके बाद है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या मिथ होती है, क्या गलत अवधारणा है, क्या अपन कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो अफवाह हो सकती है। तो एक है नीड अ लॉट ऑफ मनी। दोस्तों मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं सपोज, तो मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ पैसों से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो आप बिजनेस शुरू करें, आप कुछ लाखों में, कुछ हजारों में और कुछ सैकड़ों में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डिपेंड करता है बिजनेस किस टाइप का आप कर रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया भाई कि नीड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। इसी टाइप से बोल सकते हैं कि मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। तो ये भी क्या आपके पास के आपके पास एक ग्रेट आइडिया होना चाहिए, जरूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए जो कि मार्केट में चलेगा। लेकिन अगर अपन देखें दोस्तों, शूज शूज एक कंपनी बना रही है, दूसरी भी बना रही है, तीसरी भी बना रही है, तो उसमें नया कुछ नहीं होगा, बस डिजाइन थोड़ी चेंज हो सकती है। अगर आप कपड़ों की बात करें, जींस, कितनी सारी कंपनी है, आप भी अपना एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं कपड़ों को लेकर के, तो उसमें नया क्या लेकर आएंगे, थोड़ी सी डिजाइन बदल देंगे, बटन्स आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो लगभग एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, तो ये भी आपका गलत हो रहा है, मतलब ये भी एक टाइप की मिथ कह सकते हैं। शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको बिजनेस की हर चीज पता होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बहुत चीजें ऐसी होती है दोस्तों, जब हम काम करते हैं तब हमें समझ में आता है, नई नई चीजों के बारे में, नए नए रूल्स के बारे में, नए नए मार्केट के बारे में हम समझते हैं, सीखते हैं। तो ये भी क्या है आपके पास गलत है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक मिथ है, ये भी एक मिथ है, ये भी एक मिथ है। तो फाइनली आंसर इसका क्या हो सकता है, ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे क्या है आपके पास में मिथ है।
ऐसे ही नेम द ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब जो एसडीजी गोल है अपने पास में, ठीक है, एसडीजी याद है आपको, एसडीजी आपके पास अलग अलग टाइप के गोल्स हैं, 17 गोल्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं, 2015 से शुरू किया गया है, 2030 तक इसको अचीव करना है, सभी लोगों को खूब सारा जो है कह सकते हैं कि जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट थे कि कोई गरीब नहीं रहे, सबको खाने पीने की सुविधा रहे, सबको पानी साफ मिले, हॉस्पिटल्स को लेकर के सबको सुविधाएं मिले, हेल्थ को लेकर के, ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं जो नेशन वाइज अगर अपन कहें तो हर कह सकते हैं ग्लोबल वाइज इसको डिसाइड किया गया है। और इसको जो बनाया गया था, स्टार्टिंग जब की गई थी तो वो किया गया था यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो एसडीजी के लिए आपको पता होगा अलग अलग टाइप की कमिटीज बनती गई, और फाइनली आपके पास जो है वो आगे चलते हुए कमेटी बनी जो आज इन सभी को मैनेज करी। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ है, यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजर है उसका नाम क्या है अपने पास में, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। वो एक कंट्री है जिसने इसको स्टार्ट किया है बेसिकली। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो चुका है, जिसमें 6 क्वेश्चंस थे आपके पास, करने कितने थे, केवल आपको 4 क्वेश्चंस करने थे। अब दोस्तों नेक्स्ट है अपने पास, वो है फिर से, लेकिन ये 6 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं अब एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होकर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैं, और ये 6 में से आपको करने हैं 5 क्वेश्चंस जो आपके पास रहेंगे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर के बेस पे। आप इसको चाहें तो वर्ड भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि सीबीएसई आपको ये नहीं कहता है कि आप एमएस वर्ड यूज करें, तो यहाँ ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं। मैं मोस्टली जो प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ, अपने पुराने वीडियोस आपने जो भी देख रखे हैं उन सभी में दोस्तों मैंने यूज किया लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस का कैल्क, लिब्रे ऑफिस के लिए ही मैंने बेस को यूज किया है। आप चाहें तो ओपन ऑफिस भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट दोस्तों दोनों लगभग 99% से ज्यादा कह सकता हूँ दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों फ्री है, लेकिन अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी 6 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, एमसीक्यू है, जिसका पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन इज नॉट द टैब, ये पार्ट नहीं है, ये टैब नहीं है, किसमें, ऑफ द इंसर्ट और इंडेक्स टेबल, यानी कि जो आपके पास में इंसर्ट और इंडेक्स टेबल विंडो आती है राइटर के अंदर, उसका ये पार्ट नहीं है। तो एंट्रीज होती है क्या, हाँ। बैकग्राउंड भी होता है क्या, आप कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी बदल सकते हैं क्या, हाँ। लेकिन रो नाम से कोई आपको ऑप्शन वहां पर टैब में नहीं देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है अपने पास में, रो आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कस्टम स्टाइल, अगर आप अपनी स्टाइल खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इन द कस्टम स्टाइल ईच डैश फील्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइन, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, रिप्रेजेंट अ ब्लैंक स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट, तो बोल रहा है डैश ब्लैक, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, डैश ब्लैक फील्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट्स अ ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है कौन, ब्लैक जो फील्ड है आपके पास, तो यहां पर इसका आंसर आएगा ब्लैक, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आ रहा है, सौरभ हैज मेड एन एडवर्टाइजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि वर्ड को राइटर को यूज करके कुछ बना रहा होगा, ही इज फेसिंग डिफिकल्टी इन पोजिशनिंग द इमेज, अब उसके पास एक इमेज है, उसको इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, कहां लगाऊं, ठीक है। तो उसके सामने कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो लिखा जा रहा है, सजेस्ट हिम हाउ ही कैन एडजस्ट द इमेज, आप अपनी इमेज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के बीच में उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो क्रॉप तो नहीं हो सकता है दोस्तों, क्रॉप का मतलब है एक इमेज का पर्टिकुलर पोर्शन रखना, बाकी सबको हटा देना जैसा आप फोटो में करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है उस फोटो को लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, सेंटर में ले जाना है, वो अलाइनमेंट हो गया। लेआउट आपका बैठेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप अपनी इमेज को जहां रखें तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक उस इमेज से टकरा करके मैनेज हो जाए। तो आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट के अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी को भी यूज करते हुए आप अपनी इमेज को पैराग्राफ में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास में, रैप टेक्स्ट। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स
दैट स्टोर डेटा इन मेल मर्ज। तो दोस्तों मेल मर्ज में अपन दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं डेटा सोर्स और एक आपके पास होता है मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट वो फाइल होती है जिसमें आप अपने कह सकते हैं लेटर या जो भी दूसरी चीजें जो क्रिएट करते हैं। अब इसमें आप एक डेटा सोर्स बनाते हैं जिसमें एक टेबुलर टाइप के डेटा में आप अपना डेटा स्टोर करते हैं, यानी कि लाइक टेलीफोन नंबर, एड्रेस, मोबाइल, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी लाइक अगर आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देखें तो एक लेटर बना है जिसमें ये स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आपके पिकनिक के लिए ये जगह सेट हुई है, लेकिन उसके लिए ना आपकी क्लास और नाम और ये जो चीजें हैं वो सबकी अलग अलग होंगी, एक और एक लेटर प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों लेटर तो सबका कॉमन होगा, आपका नेम, आपकी क्लास, ऐसी जो इंफॉर्मेशन है लाइक नेम या फिर कह सकते हैं कि फादर नेम अपने पास हो सकता है या फिर फोन नंबर हो सकता है या क्लास या फिर अपन कह सकते हैं स्कॉलर नंबर, वो सब चेंज है। तो मान के चलते हैं वो सब कहाँ लिखा है, डेटा सोर्स में, और उसके बाद उसको अपन क्या करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज कर देंगे। इसी को अपन एक्चुअल में क्या बोलते हैं, मेल मर्ज। तो मेल मर्ज में दो चीजें होती है। अब इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, क्या बोल रहा है, डेटा सोर्स इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट स्टोर डेटा इन मेल मर्ज। तो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, डेटा सोर्स में। दूसरी वाली फाइल का नाम है मेन डॉक्यूमेंट। एक होता है सिंपल डॉक्यूमेंट और एक है मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड का मतलब डेटा सोर्स से डेटा को अलग अलग जगह से ला करके मर्ज करना, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है दोस्तों, डेटा सोर्स, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। एक इमेज है, उसका कॉन्ट्रास्ट अगर आपको चेंज करना है, लाइक उसके कलर कॉन्ट्रास्ट को बदलना है, तो इनमें से क्या ऑप्शंस आप चूज करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसका कुछ बड़ी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आंसर क्या आएगा इसका, शार्पन। आप अगर उसका शार्पन चेंज करेंगे तो उसके कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो बदल जाएंगे, बढ़ भी जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आपके पास, शार्पन। लाइक ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप फोटोज को एडिटिंग करते होंगे अपने मोबाइल में भी, अपनी भी फोटो क्लिक करके, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 6 में से आपको करने थे 5। अगर 5 आपने वो कर लिए तो ये आप छोड़ भी सकते हैं, एक छोड़ना है आपको। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा, है ना, कौन सा डेटा है, डिजिटल डेटा ओवर वायर्ड, ठीक है। तो वायर्ड है आपके पास, वायर ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। तो दोस्तों टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू जब आप अपने कंप्यूटर से डेटा भेज रहे हैं तो आपको यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डीएसएल। डीएसएल का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो ध्यान रखिए डिजिटल डेटा भेजना है, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, डीएसएल लेना पड़ेगा। डीएसएल से आप डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसी टाइप से अब हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि कैल्क या फिर अपन कह सकते हैं एक्सेल के टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये फिर से 6 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से भी आपको कितने करने हैं, 5 क्वेश्चंस करने होंगे। तो वही चीज लिखी है, 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। क्या क्या है क्वेश्चंस वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस का लेवल आपको दोस्तों समझ में आना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आपको लग रहे होंगे और एक आध क्वेश्चन आपको थोड़ा लेवल वाला भी लग रहा है, तो वो आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। छोड़ना मतलब इस पैटर्न पे अगर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन आपको कहीं पे एक, कहीं पे दो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोशिश अपन को यह रख के चलनी है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लें उतना अपने लिए बेस्ट है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, जब हम लोग कॉपीज चेक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हो सकता है सामने वाला टीचर ऐसा हो कि अगर आपने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको कोई 4 करने थे, बीच में से आपके सपोज कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, हालांकि बोर्ड ये बोलता है स्टार्टिंग के हम चेक करेंगे, ठीक है, 6 में से स्टार्टिंग के 4 ही सेलेक्ट करेंगे, पीछे के लास्ट के 2 हम चेक नहीं करेंगे। लेकिन टीचर दोस्तों कई बार ऐसा भी कर लेता है कॉपी चेकिंग के टाइम पे कि अगर बीच में आपका कोई आंसर गलत भी हो गया तो वो नेक्स्ट वाले को भी कंसिडर कर सकता है, करता ही है मोस्टली, मैं आपसे कहूं। तो आप यहां पर ये भी जरूर करें, सपोज आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए, आपको करने तो 5 ही थे लेकिन आप 6 में से 6 करने की कोशिश करें। सपोज एक क्वेश्चन आपसे गलत हो भी जाए, आपको अभी लग रहा है सही है लेकिन हो सकता है घर जाए जब पता चले कि यार ये तो गलत हो गया, तो उस केस में आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्पेशली एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं। आपको लग रहा है 6 थे, 6 के 6 मुझे आते हैं, 6 ही लिख डालो, भले ही वो कह रहा है 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, फिर भी आप लिख डालो क्योंकि रिस्क नहीं है आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डैश इज स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग
to a set rules that we define in a spreadsheet। अब देखिए आपके पास इसमें से जो आंसर है वो है दोस्तों सिनेरियो। सिनेरियो क्या होता है आपको अच्छे से पता है, अलग अलग कंडीशंस वाइज आप देखना चाहते हैं, अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ऐसा होगा तो रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा एक बैंक में सपोज कि लोन लेना है, अगर 8.5% होगा तो टोटल मेरी ईएमआई कितनी बनेगी, 9% होगा तो ईएमआई कितनी बनेगी, 10 होगा तो ईएमआई कितनी बनेगी। 5-7 अलग अलग सिनेरियो मैंने पहले से बना के रख दिए। इट मीन्स क्या, टू सेट रूल्स दैट वी डिफाइंड इन अ स्प्रेडशीट, पहले से आपने बना के रख रखा है और उसको आप अपने अपने हिसाब से मिनिमाइज या उसको देखते हैं बेसिकली। ठीक है, डिजाइन टू मिनिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सिनेरियो, क्योंकि गोलसिक अलग है, सॉल्वर अलग है, सब टोटल अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, गोलसिक, सिनेरियो, सॉल्वर, सब टोटल, इनकी डेफिनेशंस रट लेना। मैं ये कह रहा हूं रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आएंगे और आएंगे। इनकी डेफिनेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय गोलसिक, व्हाट डू यू मीन बाय सिनेरियो, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वर, व्हाट डू यू मीन बाय सब टोटल, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपके पास हैं, इनकी डेफिनेशंस दो दो लाइन भी नहीं है, याद रख लेना, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस अगर बने तो आपको अच्छे से आने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो दोस्तों एग्जाम के टाइम पर आप बोले यार सर ने उस वीडियो में ये बताया था कि ये आपको याद रख के जाना है। तो दोस्तों अभी भी टाइम है, याद जरूर करिए। इसी टाइप से, खैर इसका आंसर था सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, उसमें बोला जा रहा है कि साहिल एंड हिज पेरेंट पार्टनर हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनीज एम्प्लॉय इन वन ऑफ द स्प्रेडशीट इन द ऑफिस। ऑफिस में दोस्तों एक फाइल बनाई है, बेसिकली उन्होंने एक स्प्रेडशीट फाइल बना दी है और इसमें वो कुछ काम कर रहे हैं। नाउ द रेस्ट ऑफ द टास्क दे वांट्स टू कंप्लीट फ्रॉम होम, वो घर से उस फाइल पे कुछ काम करना चाह रहे हैं। विच ऑप्शंस दे शुड यूज टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट फ्रॉम होम। वो लोग दोस्तों घर पे अगर उसी फाइल पे काम करना चाहें तो क्या करेंगे दोस्तों, कंसोलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंसोलिडेट का मतलब होता है एक फाइल है, उस फाइल के अंदर बहुत सारी आपके पास सपोज कह सकते हैं कि शीट्स हैं, और उन शीट्स की एक समरी आप बनाना चाह रहे हैं सेपरेट शीट में, तो वो कंसोलिडेट हो जाएगा। मर्ज आप कर नहीं रहे, क्योंकि मर्ज का मतलब दो अलग अलग फाइलों को इकट्ठा करना, ज्वाइन करना। लॉक वर्क शीट आपके पास हो नहीं सकती, लॉक कर दोगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, इसमें लिंक वर्कशीट और लिंक शीट। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, लिंक शीट या फिर लिंक वर्कशीट, जो भी ऑप्शंस आप देखें। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, डैश कैन हेल्प टू क्लियरिफाई द रिलेशन बिटवीन सेल्स while using मल्टीपल ऑपरेशंस। अगर आप मल्टीपल ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो यहां पर आप कौन सा ऑप्शन देख सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपके पास में सॉल्वर। सॉल्वर क्या है, सॉल्वर कैन हेल्प टू क्लियरिफाई द रिलेशंस बिटवीन सेल्स while यूजिंग मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, हो सकता है अगर यही एग्जाम में आप पेपर देखें, यही सपोज क्वेश्चन आया है और आपके पास आ गया मान लो ये, आपको इसका आंसर ये पता है सॉल्वर, और नीचे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वर, तो दोस्तों कोशिश करें यहां फिलअप्स में जो लिखा है एटलीस्ट वही आंसर आप नीचे लिख दें, इन केस अगर आपको नहीं भी आता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, एमसीक्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, डेफिनेशन सेट की जाती है जो कि नीचे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मिल जाए, जिससे कि आपके मार्क्स और अच्छे आए। देखिए सीबीएसई भी ये चाहता है कि आपके मार्क्स अच्छे आए, तो पेपर को वैसे ही सेट किया जाता है, एक एवरेज पेपर बनाया जाता है। ठीक है, खैर इसका जो आंसर है आपके पास वो आ चुका है सॉल्वर। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट यूजिंग विच अ यूजर कैन मैनेज मल्टीपल शीट्स। तो दोस्तों मल्टीपल शीट्स को अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं, एक शीट ये रही, एक शीट ये रही, एक शीट ये रही, इन सभी को अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप यहां से क्या यूज करेंगे, उस पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टेटस बार नहीं हो सकता, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला आता है, वर्कशीट एरिया नहीं, तो यहां पर क्या आ रहा है आपके पास में आंसर, शीट टैब। शीट टैब में वो जितने भी शीट्स हैं वो सारे आपके पास आएंगे, लाइक शीट 1, शीट 2, शीट 3, बाद में आप चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड
द चेंजेस बाय डैश शीट। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस। आपने जो भी चेंजेस किए हैं उनको फाइंड करना है, इट मींस उनको कंपेयर करना है। पहले आपकी जो फाइल थी, अभी आपने उसमें चेंजेस किए हैं, वो क्या क्या चेंजेस हैं उसको फाइंड करने के लिए देखिए चेंजिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको तो फाइंड आउट करना है। रीनेम हो नहीं सकता क्योंकि नाम थोड़ी ना बदलना है शीट का। एडिटिंग वो आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो अब आप कर क्या रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, कंपेयरिंग। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास सिक्स्थ है। मैं फिर कह रहा था 6 में से आपको करने थे 5, अपन 6 भी डिस्कस कर रहे हैं। एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट्स, जो आपकी शीट्स होती है उसके नीचे आप यहाँ पर देखते हैं खूब सारी, मतलब जो वर्कबुक है, वर्कशीट है आपके पास, इसमें यहाँ पर हर वर्कशीट के नीचे कुछ नाम वगैरह लिखे होते हैं। बोल रहा है एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट्स लेफ्ट टैब, यहाँ पर जो आप लिखते हैं ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है दोस्तों नाम क्या है, उस शीट का नाम क्या है, ये इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो चुके हैं। 6 में से करने थे 4, 6 में से करने थे 5, 6 में से करने थे 5। ठीक है, तो कुल मिला के 14 क्वेश्चंस अपन यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं और हो चुके हैं अपने पास यहाँ पर 18। अब नेक्स्ट अपन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ये आपको फिर से वही कह रहा है 6 में से करने हैं कोई भी 5 क्वेश्चंस। क्या है ये, अब आपके पास है डीबीएमएस को लेकर के। पहले थे आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, फिर आए थे आपके पास राइटर, फिर आपके पास आ गया कैल्क यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब क्या है आपके पास, डीबीएमएस के क्वेश्चन है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें कहा जा रहा है इट अनेबल्स यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास टेबल। ठीक है, और बाकी आपके पास ये 3 नाम लिखे हैं। एक होती है टेबल, और उस टेबल के बेसिस पे आप अपनी रिपोर्ट, क्वेरी या फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप वहां फॉर्म से आपके टेबल के डेटा को देख सकते हैं। फॉर्म से ही आप उस टेबल के अंदर एंट्री कर सकते हैं और फॉर्म से ही आप अपने डेटा को, टेबल के डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास में, फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस में कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है दोस्तों, एक होता है 1 to 1, एक होता है 1 to many, एक होता है many to many। कुल मिलाकर कितनी है, 3 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपके पास, 3 हो चुका है। इसी टाइप से नेक्स्ट है अ रिलेशनशिप डेटाबेस यूजेस डैश कमांड्स। ठीक है, विच is a standard user application that provides an easy programming interface for database interaction। तो database interaction के लिए यानी कि कह सकते हैं कौन सी यहाँ पर अपन जो है सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, बेसिकली कहें तो बैकग्राउंड में कौन यूज आ रहा है। तो यहाँ अपने पास आता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में आएंगी। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसमें अलग अलग टाइप की कह सकते हैं कमांड होते हैं, एक डीडीएल और एक डीएमएल बहुत ज्यादा जरूरी है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है आपके पास, और ये फिर से आपके पास जो है अलग अलग टाइप की क्वेरी देता है, जैसे कि इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी और डिलीट क्वेरी। तो डीडीएल भी आपको अलग अलग टाइप की देता है, जैसे कि क्रिएट करना है डेटाबेस या टेबल को, तो क्रिएट है, ऑल्टर है, रीनेम है, ट्रंकेट है, इस टाइप के कमांड डीडीएल देता है। तो आगे अपन देखेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल की फुल फॉर्म, डीडीएल की फुल फॉर्म, इसके कमांड कौन कौन से होते हैं, ये मान के चलिए 100% आना ही आना है। नेक्स्ट है आपके पास एसक्यूएल के बाद, वो है सूरज वांट्स टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर हिज क्लाइंट्स। उसको अपने क्लाइंट के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करना है। फॉर दिस पर्पस शी नीड टू स्टोर द ईमेल। ठीक है, तो उसको जो है ईमेल आईडीज को स्टोर करना है, उसके लिए वो कौन सा डेटा टाइप यूज करे। देखिए एक डेटा टाइप आपके पास होता है जैसे 98, तो ये किस टाइप का आपके पास हो जाएगा दोस्तों, वो है न्यूमेरिक। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास आता है अगर किसी को नाम स्टोर करना है, जैसे कि किसी की आईडी है SUREN@gmail.com। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया है
इसमें क्या है दोस्तों, कैरेक्टर भी है, इसी टाइप से यहाँ स्पेशल सिंबल्स भी हैं, हो सकता है नंबर भी हो 98suren@gmail.com ऐसा कुछ। तो ये सभी अपने आप में क्या कहलाएंगे, वेरकेर कहलाएंगे। वेरकेर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। इसी टाइप से दो नाम आप देखते हैं, एक होता है केर, एक आपके पास होता है वेरकेर। वेरकेर का मतलब होता है अगर आपने मेमोरी में 80 बाइट स्पेस मांगा है और इसमें आप 10 कैरेक्टर यूज करें तो पीछे के 70 को फिर से किसी दूसरी वेरिएबल में यूज किया जा सकता है। तो ये अपने इतना डेप्थ में है नहीं, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि वेरकेर और कैर में क्या डिफरेंस है। इसमें आपने बोला है सपोज 70, तो 70 साइज मिलेगी और 70 पूरी मिलेगी, मतलब अगर जगह बच भी रही है, आपने बोला मुझको 5 कैरेक्टर स्टोर करने हैं, आपने स्पेस मांगा, 2 ही कैरेक्टर स्पेस यूज कर रहे हो, तो बाकी वाले में क्या होगा, ब्लैंक स्पेस ऐड करेगा कैर, जबकि वेरकेर क्या करेगा, उसको ब्लैंक छोड़ देगा और उसके बाद दूसरी किसी को जगह चाहिए तो वो यूज कर सकता है। बाइनरी होगा नहीं, बूलियन होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपके पास, वेरकेर। नेक्स्ट है आपके पास में, गीत हैज रिटन अ एसक्यूएल क्वेरी। उसने एसक्यूएल क्वेरी लिखी है एसक्यूएल व्यू में, बट उसको ये नहीं पता है कि उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों किसी भी क्वेरी को रन करने की जो शॉर्टकट की है वो अपने पास होती है F5। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा है F5। आगे चलते हैं। उसके बाद है अ टेबल कैन हैव ओनली डैश प्राइमरी की। एक टेबल में दोस्तों आपके पास केवल एक प्राइमरी की ही हो सकती है। अगर कैपेबिलिटी है तो अपन ये कह सकते हैं वो एक टाइप से कैंडिडेट की है, लेकिन एक ही की ऐसी होगी जिसको, एक ही फील्ड ऐसा होगा जिसको अपन प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन था। इट मींस दोस्तों डेटाबेस आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद आपके पास आएगा जो था आपके पास वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को लेकर के। तो इसमें फिर से आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी आपको दोस्तों 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ है डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दैट असिस्ट पीपल हैविंग डिफिकल्टी इन यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड और माउस को यूज करने में डिफिकल्टी होती है कुछ लोगों को, तो ऐसे लोगों को इनमें से कौन सी की को यूज करना चाहिए, सेटिंग्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ यूज करेंगे दोस्तों सीरियल की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सीरियल की है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो है अनाइशा इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, शी वांट्स टू क्रिएट हर वेबसाइट। ठीक है, वेयर शी कैन अपडेट द पिक्चर एंड डिस्कस अबाउट डिफरेंट इवेंट्स। बेसिकली वो अपने कुछ पोस्ट डालना चाह रही है, जैसे फेसबुक वगैरह पे हम लोग भी डालते हैं। तो उसके लिए इसको क्या करना चाहिए, ईमेल ऑप्शन है नहीं, इंस्टेंट मैसेजिंग होगा नहीं, मेल मर्ज होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है दोस्तों, उसको ब्लॉग बनाने चाहिए। एक होता है ब्लॉग, एक होता है वी लॉग। यानी ना आपने देखा होगा बहुत सारे लोग व्लॉग बनाते हैं, अपने वीडियो लॉग करते हैं, यानी घर में कुछ भी हो रहा है, कैमरा ऑन करा, आपने लाइव उसको चला दिया, वो एक टाइप का व्लॉग है। और एक होता है बी लॉग। बी लॉग का मतलब होता है वेब लॉग, यानी वेबसाइट है आपके पास जिसमें आप लॉगिन करके अपनी कुछ पिक्चर्स, फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज या ऐसे कुछ और भी कंटेंट डाल सकते हैं। लोग उसको देखेंगे और फिर वहां उस पे कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यूज दे सकते हैं उस पर्टिकुलर इमेज पे, ऐसे कुछ। तो ये जो अनाइशा है वो भी यही कर रही है, अपनी फोटोज डाल रही है जिससे कि लोग उसके बारे में जो है रिव्यूज दे सके और वो भी कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कर सके, न्यूज वगैरह शेयर कर सके। तो आंसर क्या है आपके पास, ब्लॉग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। चारों देखने में लगेंगे होते हैं, लेकिन इसने लिखा है सफारी। सफारी होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये जस्ट अब बंद हो चुका है, लेकिन ये भी एक टाइप का वेब ब्राउजर ही है, लेकिन अब फिलहाल इसके अपडेट्स आने बंद हो चुके हैं। इसकी जगह नया आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी टाइप से फायरफॉक्स मोजिला कंपनी का है, फायरफॉक्स ये भी होता है। एक लिखा है गूगल। अब हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, गूगल, लेकिन गूगल में भी क्या है, गूगल का क्रोम। तो गूगल तो बेसिकली एक कंपनी है, उसका नाम क्या होना चाहिए था यहाँ पर, क्रोम आपके पास होना चाहिए था। तो क्रोम होता तो वो बन जाता, लेकिन क्रोम तो इसने कहीं लिखा नहीं, इसलिए आंसर क्या बन रहा है इसका, गूगल। गूगल जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना दिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। दोस्तों अगर आपको इसमें से पासवर्ड बनाना है, मान के चलता हूं एक स्टूडेंट है जो 14 अक्टूबर 2004 को पैदा हुआ है, उसका पासवर्ड यही रख दे। तो एक स्टूडेंट है जिसको हैरी पॉटर सीरीज बहुत पसंद है, उसने अपना पासवर्ड हैरी पॉटर सीरीज ही रख दिया है।
तो कोई भी इजीली उसको गैस कर सकता है, इसको भी गैस कर सकता है। ये किसी का मोबाइल नंबर है ऐसे 9412356789, ऐसे कोई भी एक मोबाइल नंबर। तो आप अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखें, आप ऐसे ही अपना नाम या अपनी फेवरेट वेब सीरीज या मूवीज के नेम या फिर आपके पास यहाँ पर कुछ अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखें। जैसे कि आप कहीं टाइप करें, अचानक अगर मैं देखूं तो दोस्तों अगर कोई लिख रहा है हैरी पॉटर, एच देख लिया मैंने, POTT ऐसा कुछ लिखा, फिंगर टाइप को होते हुए गलती से भी दिख जाए, तो क्या होगा, सामने वाला गेस कर सकता है। 14OC आपने ऐसा कुछ लिखा तो समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा है, फोन नंबर लिख रहा है। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग क्या है, ये जिसमें नंबर, कैरेक्टर, आपके पास जो है स्पेशल सिंबल्स भी होंगे, अपर केस भी है, लोअर केस भी है, ठीक है, ऐसे सब कुछ का मिक्सचर है। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर था। नेक्स्ट है, भरत हैज सेटअप हिज कंपनी विद 20 कंप्यूटर्स। दोस्तों 20 कंप्यूटर है अपने पास में एक बिल्डिंग के अंदर, इनको आपस में अपन कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है, तो एक है लैन, वैन, पेन और मैन। ये इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है दोस्तों। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर अगर आप बनाना चाह रहे हैं 20, 25, 50, 100, 500 कितने भी कंप्यूटर बिल्डिंग के अंदर, उनको अगर आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको अपन कहते हैं दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। और इसी का दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है, वो है IP स्टैंड्स फॉर। ये लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, यानी कि जो अपना सेक्शन ए है, ठीक है, यानी पार्ट 1 जो अपने पास है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। इसके बाद अपने पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर अपने पास आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है IP स्टैंड्स फॉर। IP का मतलब होता है बेसिकली दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो IP का मतलब क्या है आपके पास, इसमें देखें तो एक आता है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, नहीं हो सकता। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये बिल्कुल होगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी टाइप से इंटरनेट, ये क्या कर रहा है, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ये भी नहीं होगा। इंटरपर्सनल प्रोटोकॉल ये भी नहीं। तो फाइनल आंसर क्या है आपके पास, IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये रहा आपके पास IP प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका आंसर हो गया IP प्रोटोकॉल है। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं वो हो गए अपने पास सारे MCQs, ठीक है। अब अपन को क्या स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पार्ट। तो जो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास दोस्तों, वो अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपने पास। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारे पास कम्युनिकेशन होता है उसके बेसिक जो, उसको सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि आखिर हम लोग कम्युनिकेशन को क्यों अच्छे से सीखे, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए क्या क्या बातें हैं जिसको हमको जानना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास है सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इंफॉर्मेशन। अगर आप एक अच्छे से कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम किसी को अच्छे से मैसेज भेज सकते हैं, किसी सामने वाले का मैसेज हम लोग अच्छे से रिसीव कर सकते हैं और साथ में उसके मैसेज को हम लोग समझ भी सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। तो हम लोग यहाँ अपनी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है उसको भी डेवलप करते हैं। और इसी तरीके से हम बात करेंगे टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम हमारे कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों 2 मार्क्स का। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो है कि व्हाई डू वी से दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन माइंडेड। दोस्तों जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ओपन माइंडेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मार्केट में रोज नई नई बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे नए नए आइडियाज, नए नए कॉन्सेप्ट्स मार्केट में आते हैं। तो अगर एक बिजनेसमैन, अगर एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को अगर ओपन माइंडेड नहीं रखेगा तो वो नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं करेगा और हो सकता है उस वजह से उसका पूरा बिजनेस ही खत्म हो सके। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग देखते होंगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आज मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रही है, लेकिन एक जमाने में उसका मार्केट में बहुत दबदबा रहा होगा। तो अगर कोई कंपनी यानी कि कोई एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अगर वो ओपन माइंडेड होगा तो ही उसका बिजनेस आगे कंटिन्यू चल
पाएगा। तो उसके पीछे अपन यहाँ बात करें, व्हाई डू वी से दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन माइंडेड, इसका क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? तो अपन देखते हैं, द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल पीपल वेलकम न्यू आइडियाज। तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्मार्ट है, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, वो नए आइडियाज का स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बिजनेस में कुछ नया होना चाहिए। एंड कह सकते हैं कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव अलाउइंग देम टू सी मोर अपॉर्चुनिटी अहेड ऑफ देम एंड बेटर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो अपनी प्रॉब्लम का एक बेटर सॉल्यूशंस लेकर के आ सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वो अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज लेकर के आते हैं, जिससे उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो सके। और क्या कह सकते हैं, ओपन माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स आर एबल to strategize better because they can listen to variety or and look at a problem through multiple lenses। वो अपने बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स का जो कह सकते हैं उसको अलग अलग एंगल से देखते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि यार मैं बिजनेस में ये कुछ लेकर के आऊं ताकि उनका बिजनेस जो है वो और सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन नेक्स्ट देखें तो अपने पास क्वेश्चन आता है, हाउ इज सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन जो है कनेक्टेड टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए सेल्फ रेगुलेशंस का होना क्यों जरूरी है? हाउ इज सेल्फ रेगुलेशन कनेक्टेड टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली? अगर आप वर्क इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए सेल्फ रेगुलेशंस किस तरीके से हेल्प करता है बेसिकली? तो दोस्तों सेल्फ रेगुलेशंस का मतलब क्या हो गया कि हम अपने हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, हम अपने गुस्से में अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, हम लोग कई बार खुशी में कैसे मैनेज करते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशंस अपने आप को कैसे हम लोग हर सिचुएशन में मैनेज कर सके। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो गया, द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी एनहेंस्ड बाय बीइंग सेल्फ रेगुलेटेड। अगर आप सेल्फ रेगुलेटेड हैं तो अब आप इंडिपेंडेंटली अपने वर्क को अच्छे से और अच्छे से कर सकते हैं। मतलब अगर आप सेल्फ रेगुलेटेड नहीं हैं, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं कर सकते, आपको किसी के अंडर में रहते हुए काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ रेगुलेटेड हैं तो फिर आप अपने लेवल पे काम कर भी सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशंस क्या करता है? गाइड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एज इट हेल्प देम टू कंसिडर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज रादर देन जस्ट ट्रांजिस्ट फीलिंग। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है वो किसी जब काम को हम लोग करें तो एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इट लीड्स टू अ रेस्पॉन्सिबल एंड अ वैल्यू ड्राइवन बिहेव। तो आप यहाँ पर जो है एक रेस्पॉन्सिबल बनते हैं और आप जो भी काम कर रहे होते हैं, जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, उन सभी की आप वैल्यूज करते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। बेसिकली दोस्तों ये जो आप आंसर्स देख रहे हैं, ये आंसर्स जो है वो एक हो सकता है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स बदल भी सकते हैं। मतलब यहाँ पर मोटे तौर पे देखें तो ये जो आंसर्स हैं ये एक सटीक आंसर आपके सामने हो सकते हैं, बट आपके एग्जाम्स के टाइम पे दोस्तों इन आंसर्स की जगह आप कोई दूसरे अपने हिसाब से भी आंसर्स लिख सकते हैं, बट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और कह रहा था कि जो एग्जाम्स आपके होंगे, ठीक है, तो एग्जाम्स में क्या होता है, कई बार कुछ क्वेश्चंस लिखी होती है, जैसे कि मैं आपसे कह ही रहा था कि अगर आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जितना हो सकता है आप जरूर करिए। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आपके सामने 6 क्वेश्चन है और बोला जा रहा है 4 करें, तो हो सके तो आप एक एक्स्ट्रा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो आपका उस क्वेश्चन को काट सकता है, इस ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन शायद आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं उस केस में। दूसरा मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा था कि ये जो क्वेश्चंस आप देखते हो, इन केस अगर आपको लगता है कि 6 में से 4 मुझे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मुझे 3 ही आते हैं, एक नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आप और ध्यान रखें और आप क्या करें कि आप ये जरूर सोचें कि ये चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड भी अगर आपको कहीं कुछ बातें याद आती है तो आप उसको जरूर लिखें। ठीक है, जरूर लिखें। जैसे सपोज कम्युनिकेशन आया, अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और आपको याद नहीं आ रहा है अभी कि यार ये है ना, दूसरा वाला अब इसको छोड़ भी थे तो दूसरा भी अपन को नहीं आता, थर्ड वाला भी अपन को नहीं आ रहा था, वो अपन क्या करें? तो उस सिचुएशन में आप ये करें कि कोई भी एक क्वेश्चन आप देखें, अगर आपको लग रहा है कि ये उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ बातें आपको याद आ रही है, तो एटलीस्ट दोस्तों लिख देवें, छोड़िएगा नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हो सकता है 2 में से आपके आधे नंबर ही आए, 2 में से आपका 1 नंबर आए, आएगा जरूर, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो हम लोग डिस्कस करते हैं
कि अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटेड होना पड़ता है, ठीक है। इट टीचेस सेल्फ कंट्रोल, ये आपको क्या सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कैसे कंट्रोल करें। वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स टू रीच द गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने गोल को रीच करने के लिए आप एकदम सही डायरेक्शन में जाते हैं अगर आप सेल्फ कंट्रोल और साथ में सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं तो। सेल्फ रेगुलेटेड इंक्लूड्स डिसिप्लिन दैट हेल्प्स इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द गोल, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेटेड होंगे तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे और ये आपको एक डिसिप्लिन भी सिखाता है, ठीक है। तो सिंपल से आंसर्स हैं आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास हाउ वी कैन प्रिवेंट कंप्यूटर अगेंस्ट अटैक बाय वायरस। दोस्तों वायरस से बचने के लिए हम अपने कंप्यूटर को कैसे बचाएं? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपसे कहूं तो आपके दिमाग में आ चुका होगा, वायरस से बचना है, क्या करें हम लोग? तो एक काम करते हैं हम लोग ना, अपने कंप्यूटर के अंदर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई ईमेल वगैरह यूज करें तो डायरेक्ट ईमेल को आप डाउनलोड नहीं करें, आप इंटरनेट से अननेसेसरी कोई सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड नहीं करें, स्पेशली पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को आप डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि वो सारे वो तरीके हैं, जैसे पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को डायरेक्ट ओपन नहीं करें बिना स्कैन करे हुए, अदरवाइज क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। तो हाउ वी कैन प्रिवेंट कंप्यूटर अगेंस्ट अटैक बाय वायरस, इसका अपन आंसर्स देखते हैं। एक सही आंसर क्या हो सकता है, वी कैन प्रिवेंट द कंप्यूटर अगेंस्ट अटैक ऑफ वायरस बाय इंस्टॉलिंग, क्या कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अनेबलिंग द फायरवॉल, आप फायरवॉल यूज कर सकते हैं। बेसिकली फायरवॉल आपके कंप्यूटर में होता है, आपका कंप्यूटर है दोस्तों, इंटरनेट से अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ बीच में एक फायरवॉल, फायरवॉल बस एक ऐसे एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। बेसिकली ये क्या करता है कि बाहर से कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सके, उसको रोक दे। तो यहाँ पर जब आप परमिशन देंगे तो ही कोई पर्सन या कोई पर्टिकुलर सिस्टम आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप जैसे परमिशन देते हैं ना, अलाउ करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, बेसिकली फायरवॉल उसको रोक रहा है। वो आपने उसको परमिशन दी है माइक यूज करने के लिए, आपने परमिशन दी है उसको कैमरा यूज करने के लिए, फोटोज यूज करने के लिए, लाइक गैलरी या कॉन्टेक्ट या दूसरी इंफॉर्मेशन भी। तो आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो कोई भी आपके कंप्यूटर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ अपन कह सकते हैं वायरस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, एनेबलिंग द फायरवॉल। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गई, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर स्कैन करके रखना चाहिए। ठीक है। और आप कह सकते हैं बाय अवॉइडिंग ईमेल्स दैट आर सस्पिशियस और नॉट नोन टू अस। कई बार होता है कि आपको कुछ ईमेल्स आती है, ठीक है, लाइक स्पैम भी हो सकता है, कई बार कुछ कंपनी के मैसेजेस आते हैं और कोई जानबूझ करके भी आपको ईमेल भेजता होगा, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करें, हो सकता है उस ईमेल के अटैचमेंट में कुछ ऐसी फाइल्स भी हो जो आपके कंप्यूटर में वायरस लेकर के आ सकता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, बाय अवॉइडिंग ईमेल्स दैट आर सस्पिशियस और नॉट नोन टू अस, उन फाइलों को आप ओपन करें ही नहीं, उनको आप अवॉइड करें, ठीक है। शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डाउनलोडिंग फाइल्स और एनी प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। तो इन तरीकों से आप अपने कंप्यूटर में वायरस आने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हम सभी को अच्छे से पता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है लगातार अगर अपन डेवलप करते हैं, ठीक है, एक सतत कह सकते हैं कि विकास, इसको हिंदी में बोल सकते हैं सतत विकास, या फिर कह सकते हैं कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट, ताकि नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को हम लोग कुछ दे सके। जैसे कि अगर हम लोग आज कुछ डेवलपमेंट के नाम पर पूरे पहाड़ काट रहे हैं, हम डेवलपमेंट के नाम पर पूरे जंगल काट दें, या ऐसे ही अगर हम आगे चलते रहे डेवलपमेंट के नाम पर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को खराब करते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर किसको यूज करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो क्या बोल रहा है, ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जस्टिफाई दिस स्टेट। तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या होगा दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी काम करना जिससे कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ में हम लोग कुछ अर्न भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अगर अपन देखें तो दोस्तों आपके घर के आसपास जो नर्सरी है जिसमें प्लांट्स बेचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ में वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। इसी टाइप से बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस हो सकते हैं जो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ में उसे अर्न भी कर रहे हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्रीन
इकोनॉमी, ठीक है। तो ये किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इसको देखें। द फोकस ऑफ ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, जिसमें कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी भी ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजीज इज एंश्योरिंग दैट नेचुरल एसेट्स कैन डिलीवर देयर फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो आप यहाँ पर जो है, यहाँ कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए और साथ में अपन क्या करें, सस्टेनेबल जो बेसिस के ऊपर अपन इसको यूज कर सके, ठीक है। दैट पोटेंशियल इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, क्लीन एयर, वाटर एंड, इसी टाइप से दैट पोटेंशियल इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, क्लीन एयर एंड वाटर एंड द रेजिलिएंट बायोडाइवर्सिटी नीडेड टू सपोर्ट फूड प्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ हम लोग जो है ग्रीन इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास जो है अब हम लोग बात करने वाले हैं, वो फिर से आपके पास कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमने डिस्कस कर रखा था हमने जो ब्लूप्रिंट देखा था, तो जिसमें आपने अभी क्या देखा था कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, लाइक 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें से आपने कुछ 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसी टाइप से अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो अपने पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस ही है, लेकिन ये आपके पास होंगे सब्जेक्टिव स्किल्स को लेकर के। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है आपके पास, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड हो सकते हैं, इसी टाइप से आपके पास जो है वो एक्सेल या फिर कह सकते हैं कैल्क से रिलेटेड हो सकते हैं, और अगर अपन देखें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के और साथ साथ में एप्लीकेशंस सिक्योरिटीज को लेकर के भी यहाँ पर वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ आपके पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंकरिंग इन वर्ड प्रोसेसर। तो फाइनली अपने पास वर्ड प्रोसेसर में एंकरिंग का मतलब क्या है। तो दोस्तों जब आप इमेज को डाउनलोड करते हैं, इमेज को जब आप यूज करते हैं, तो अपने पास दोस्तों एंकरिंग का मतलब क्या हो गया। एंकरिंग का बेसिकली मतलब हो गया आपके पास जो भी आप कोई इमेज लगाते हैं, इस इमेज को रेफर करता है, ठीक है। तो एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफिक्स, किसी इमेज को एक तो ये पॉइंट करता है। इसी टाइप से दिस पॉइंट कुड बी द पेज, ये पॉइंट जो है वो आपके पास एक पेज हो सकता है, आपके पास कोई फ्रेम हो सकती है, या कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो पैराग्राफ या फिर कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। एन इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट, किसी भी इमेज की अगर बात करें तो उसमें हमेशा कोई ना कोई एंकर पॉइंट तो जरूर होगा ही होगा। अब ये जो आंसर है दोस्तों, इसको भी अपन वैसे ही देख रहे हैं कि ये आप ओपन ऑफिस में या लिब्रे ऑफिस में जो भी आप यूज करें, दोनों के रेफरेंस पे ये एकदम सही आंसर होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास आता है सॉर्टिंग क्या होती है एक स्प्रेडशीट में। सॉर्टिंग का मतलब है दोस्तों, जैसे कि पहले किसी का नाम देखें ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस तरीके से। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये आपके पास एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी कि पहले ए वाले नाम आएंगे। अगर आपकी क्लास में रोल नंबर देखें तो सारे रोल नंबर क्या होंगे, पहले ए वाले के होंगे, उसके बाद बी वाले के, उसके बाद सी वाले के, फिर डी वाले के, इस तरीके से आपके पास ये सारे नाम आएंगे। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल दूं तो सपोज अजय नाम वाला पहले आएगा और सपोज यश नाम वाला लास्ट तक जाएगा। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए दोस्तों 99% है, उसके बाद 98 वाला आएगा, फिर उसके बाद 96 वाला, उसके बाद 95 वाला, 92 वाला, इस तरीके से। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, असेंडिंग है, और ये आपके पास हो जाएगा डिसेंडिंग। तो सॉर्टिंग क्यों अपन यूज करते हैं, क्या काम आता है, तो सॉर्टिंग करने से आप अपने डेटा को बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग इन स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट में इसका क्या यूज है, इसका क्या मतलब है, ये हम लोग देखते हैं। सॉर्टिंग क्या है दोस्तों, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट यू कैन एनालाइज इट मोर इफेक्टिवली। तो आप अपने डेटा को बहुत अच्छे से अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो आप यहां पर अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अगर अपन देखें कि एग्जांपल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल यू माइट वांट टू अरेंज सेल्स डेटा, जैसे अपन बात करते हैं किसी कंपनी में कोई सेल्स का डेटा है, जनवरी में कितनी सेल हुई है, मार्च में कितनी हुई है, अप्रैल में कितनी हुई है। तो ये सब अगर अपन कैसे देख सकते हैं, अगर हम हमारा पूरा डेटा को डेट के हिसाब से अरेंज करते हैं, जनवरी में कितनी, जनवरी में 1 तारीख को कितनी, 2 को कितनी, 3 को कितनी, 4 को कितनी, उस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो आप अपने डेटा को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यू माइट वांट टू अरेंज सेल्स डेटा
by calendar month so that you can produce a graph of sales performance. So आप अपने सेल परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी 4 पॉइंट्स जो आपके माइंड में आते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। आप किसी से चैट कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाले के पास आपका नाम सेव नहीं हो, तो जब आप मैसेज करें तो एटलीस्ट आप उसको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दें, लाइक आप कौन हैं। इसी टाइप से आप इस बारे में ध्यान रखें कि कहीं सामने वाला बिजी तो नहीं है जब आप चैट कर रहे होते हैं। कई बार होता है कि अगर मेरे को कोई मैसेज कर रहा है तो मैं एक बार मेरे को मैसेज आया, मैं बिजी हूँ, वो फिर से आ रहा है, 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 बड़ी इरिटेशन होती है कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो आप ये जरूर चेक करें कि अगर आपको किसी को मैसेज करें तो सामने वाला बिजी तो नहीं है। आप उसको मैसेज शॉर्ट में लिखें, यूं नहीं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डालें, क्योंकि जब आप चैट कर रहे होते हैं सामने वाला भी हो सकता है बिजी हो। तो या तो अगर वो अभी बिजी है तो आप भले उसको कितने भी मैसेज दे दें, वो आपकी बात न तो देख रहा है, मतलब वो आपके मैसेजेस को नहीं देख रहा है। तो एक तो ये श्योर करें कि वो सामने वाला अभी फ्री है, बिजी नहीं है। दूसरा क्या है कि आपका मैसेज शॉर्ट हो जाना चाहिए। इसी टाइप से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अपन यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख दिया है, मैसेज आपका शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। इसी टाइप से लिख रखा है कि हमेशा आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम इफ योर स्क्रीन नेम डज नॉट। ठीक है, तो हो सकता है कई बार आपका स्क्रीन नेम नहीं होता, जैसे व्हाट्सएप में भी अगर अपन बात करें तो व्हाट्सएप में कई बार आपका नाम आप लिखते हैं तो ठीक है, सामने वाले को आपका नाम दिख जाएगा अगर उसके सेव नहीं है तो भी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म जरूर करें, अगर आपका यहाँ नाम नहीं है तो उसमें नाम आप मेंशन करें या आप बताएं। ऑलवेज आप आस्क इफ योर इफ जो सामने वाला जो पर्सन है, इफ अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट यू थिंक। ठीक है, वॉट यू हैव टू से इज इट्स नॉट गोइंग टू बी वेल रिसीव्ड इफ द रिसिपिएंट इज बिजी। आपका जो रिसिपिएंट है वो अगर बिजी है, आपका कितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज क्यों नहीं हो, वो सामने वाले तक नहीं पहुंचेगा। तो आप इस चीज को जरूर देखें कि सामने वाला फ्री है या नहीं, सामने वाला पर्सन के पास अगर टाइम है तो ही वो आपके मैसेज को देखेगा। इसी टाइप से अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ कह सकता है हाउ इज गोल सिक। ठीक है, तो एक गोल सिक क्या है डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों गोल सिक क्या होता है, बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गोल सिक का मतलब होता है कि अगर आप यहां पर कोई मैसेज, जैसे कि अगर अपन बात करें कि एक हो गया आपके पास गोल सिक, इसमें आप कुछ वैल्यूज डालेंगे, उस वैल्यूज के हिसाब से आपके सामने आपका एक आउटपुट आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ भाई मेरी जो है वो मुझे ये रिजल्ट चाहिए, इस रिजल्ट के हिसाब से इसकी इनपुट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो वो अपन कैसे डिसाइड करते हैं, गोल सिक के साथ। ठीक है, तो मैंने को ये यहाँ पर ये देखना है कि अगर मेरे को आउटपुट ये चाहिए तो यहाँ पर क्या वैल्यू डालें। तो एक वैल्यू के बेस पर अगर आ रहा है तो वो क्या है, गोल सिक। और सॉल्वर क्या करता है कि ये मल्टीपल वेरिएबल्स में आपको वैल्यू क्या क्या रखनी चाहिए वो भी ये आपको बताता है, जिससे कि आपके पास रिजल्ट आ सके। ठीक है, इसी को अपन देखते हैं। तो आपके पास एक गोलसिक क्या है, गोलसिक डिटरमाइंस व्हाट वैल्यू नीड टू बी इनपुट इन अ सेल टू अचीव द डिस्क्राइब रिजल्ट। जो डिस्क्राइब रिजल्ट है, जो आपने रिजल्ट बोल रखा है, सपोज आपको ये देखना है कि मेरे को 90% आने चाहिए। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट में, यानी कि इस सब्जेक्ट में मैं कितने और नंबर लेकर के आता ताकि वो मेरे 90% बन सके। तो गोलसिक क्या कहता है, गोलसिक डिटरमाइंस व्हाट वैल्यू नीड टू बी इनपुट, इसमें क्या वैल्यू इनपुट होनी चाहिए इन अ सेल टू अचीव द डिस्क्राइब रिजल्ट, ताकि कि मेरे को ये डिस्क्राइब रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट मुझे मिल जाए, उसके लिए मुझे इसमें क्या टाइप करना चाहिए, क्या इनपुट करना चाहिए। ठीक है, इन अ फॉर्मूला सेल एज इट अलाउज वैरायटी कह सकते हैं वेरिंग द वैल्यू फॉर वन सेल वेदर कह सकते हैं। जो सॉल्वर है आपके पास, सॉल्वर में क्या होता है, इसमें तो क्या था, इसमें क्या लिखे ताकि कि आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। ठीक है, वेयर सॉल्वर कैन सॉल्व इक्वेशंस दैट यूज सेवरल वेरिएबल्स, जबकि उसमें क्या है आपके पास मल्टीपल इनपुट के बेस पर आपके पास आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, so it can be used to determine what values need to be entered in multiple inputs। मल्टीपल इनपुट्स में क्या क्या वैल्यू चाहिए ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्वर को यूज करते हैं। एक में चेंज करें ये रिजल्ट चाहिए गोलसिक, मल्टीपल में चेंज करके आपको रिजल्ट चाहिए तो क्या आपके पास में सॉल्वर है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है,
तो इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, हमको ये पता है कि एक टेबल है अपने पास, सपोज इस टेबल के अंदर मैं जाकर के लिखता हूं ऐसी कुछ वैल्यूज, जैसे कि यहां पर मैं जाकर के लिख देता हूं किसी की आईडी, ठीक है। अब आईडी है, यहां पर अपने पास नेम हो सकता है, या अपने पास आधार हो सकता है, या अपने पास फोन नंबर हो सकता है। किसी की आईडी है 123, नेम है किसी का सपोज एबीसी, और आधार नंबर है 123 321 12 या 245, ऐसे कुछ नंबर भी अपन ने डाल रखे हैं। अब दोस्तों मैंने एक और टेबल बना दी है। इस टेबल के अंदर अगर अपन देखें तो अपने पास क्या है, इसमें भी हो सकता है कोई आईडी हो, ठीक है, और साथ में अगर आईडी नहीं भी है और अपन यहाँ ये देखना चाहते हैं इसमें क्या है, अपने पास आधार कार्ड है, ठीक है, तो मैंने इसमें लिख रखा है आधार, और यहाँ पर अपन ने लिख रखा है सपोज एड्रेस, और इसमें अपन ने लिख रखा है ईमेल, ठीक है, सपोज ऐसे। तो आधार नंबर जो है इसमें लिखा है 123, इसमें लिखा है 321, और इस वाले में अपन ने लिख रखा है वैसे ही 245। अब देखिए ये है अपने पास प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी टेबल के अंदर वो एक अपने पास फील्ड होता है जिसकी वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। दोस्तों डुप्लीकेट तो आधार नंबर भी अपना नहीं हो सकता, लेकिन अपन एक को ही बना सकते हैं। अब देखिए जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर ये एंट्रीज कर रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, आधार नंबर लिख रहा हूँ, ऐसी एक और टेबल भी है अपने पास, उसमें भी क्या है, अपने पास आधार नंबर है। तो मैं यहाँ आधार और इस आधार के बीच में क्या कर रहा हूँ, एक लिंक कर रहा हूँ। तो ये है आपके पास पीके, पीके का मतलब हो गया प्राइमरी की, और जबकि इस टेबल के बीच में किसी फील्ड का लिंक जब दूसरी टेबल के साथ होता है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये है अपने पास एफ के, यानी कि फॉरेन की। तो पीके और एफ के बीच में क्या डिफरेंस है, पीके किसी के अंदर एक हो सकता है, फॉरेन की मल्टीपल भी आपके पास हो सकती है एक तो, और दूसरा क्या है कि ये आपके पास दूसरी टेबल के साथ होगी, ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की उसी टेबल में होगी जबकि फॉरेन की किसी दूसरी टेबल में होगी। वो लिंकिंग, वो दो फील्ड होते हैं जिसके बीच में आप दोनों के बीच में लिंक कर पाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या है। अब प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी की क्या है, आपके पास एक यूनिक वैल्यू है that identifies a row in a table whereas a foreign key identifies a column or set of column in one, यानी कि जो रेफरेंसिंग है टेबल that refers to a column or set of columns in another, यानी कि रेफरेंस जो टेबल है आपके पास, एक ये टेबल एक ये टेबल, दो टेबल है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के फील्ड्स आपके पास हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गई, प्राइमरी की है, यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल, इस टेबल में, जिससे की वजह से आप रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉरेन की क्या करता है, आइडेंटिफाई अ कॉलम, दूसरे के अंदर जो अपने पास में कॉलम था उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है, और सेट ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अ टेबल कैन हैव ओनली प्राइमरी की, एक टेबल में एक ही आपके पास प्राइमरी की होती है, बट अ टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की, तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल फॉरेन कीज भी हो सकती है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल से आंसर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिर से 2 नंबर का, वो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, गिव एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो तो उसमें क्या क्या आपको करना चाहिए, आप अच्छे से एक्सरसाइज करिए, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो अच्छे से नींद लीजिए जिससे कि आपकी लाइफ हेल्थ हो सके, हेल्दी हो सके, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप अच्छे से खाना खाएं, हेल्दी ईटिंग हैबिट होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, साउंड स्लीप आप कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास इस टाइप के पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको 2 नंबर दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 16। अब अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्या है दोस्तों, तो आप इसको देखेंगे, ये आपके पास है 4 मार्क का है, 3 क्वेश्चंस आपको अब अटेम्प्ट करने हैं, कुल मिला के 12 नंबर आपके पास यहाँ से बनेंगे। तो ये आपके पास सेक्शन बी का लॉन्ग क्वेश्चंस अब आपके पास बनने वाले हैं। इसमें आपको फिर से दोस्तों 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको कितने करने, केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं दोस्तों सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था अपने पास वो देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेबल ऑफ कंटेंट, TOC, ये नाम आपने सुन रखा होगा, टेबल ऑफ कंटेंट है, ये क्या होता है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेबल ऑफ कंटेंट इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो दोस्तों 2 नंबर का ये क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन, दोनों ही अटेंड करने पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ ये बताया टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, TOC क्या है, तो दोस्तों 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे केवल 2 नंबर।
तो पहले तो बताया भाई टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। आप कोई भी जो दोस्तों जो बुक ओपन करते हैं, आपके हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, एसएसटी, जो भी आप बुक ओपन करते हैं, आपने देखा होगा उस बुक के अंदर जो कॉपीराइट पेज है, फ्रंट पेज, ठीक है, कॉपीराइट पेज, कुछ और इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास एक इंडेक्स पेज जरूर होता है। वो जो इंडेक्स पेज है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स। हमारी बुक के जो कंटेंट्स हैं उसकी एक टेबल बना के दिखाएं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लिखा होता है चैप्टर का नाम और सामने उसका पेज नंबर। ऐसे आप देखते होंगे चैप्टर नंबर 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है, और सामने उसके पेज नंबर भी लिखे होते हैं। कई बार इस पे हाइपरलिंक भी होता है, अगर आप शॉर्ट कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी यूज करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाएंगे, अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर में चला रहे हैं। और अगर आप प्रिंटेड की बात करें तो दोस्तों प्रिंटेड में आपने देखा होगा, आप उसके सामने एक पेज नंबर आपको दिखता है, आप उस वाले डायरेक्ट पेज पे जाके वहां तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपके पास हेडिंग के बेसिस पे काम किया जाता है और उसके साथ साथ अपन एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले अपन बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द हेडिंग्स एंड पेज नंबर इन योर डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हेडिंग्स है, जो है ना, यानी कि आपकी जो पेज नंबर है, हेडिंग्स है, इन सब का एक स्नैपशॉट है, ठीक है। इसकी बात करते हैं एंड डज नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट, जो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होते हैं। आपने एक पेज बनाया, चैप्टर लिखा, बाद में कभी एडिट भी अगर आपने किया तो आपको जाकर के उस पेज को फिर से अपडेट करना पड़ता है, मतलब इंडेक्स पेज को आप अपडेट करते हैं, जो कि आप टेबल ऑफ कंटेंट में देख भी चुके हैं कि कैसे हम अपने पेज को अपडेट करते हैं, ठीक है। इट सेल्फ एज यू मेक चेंजेस इट एक्ट एज अ मैप फॉर द यूजर्स। ये यूजर के लिए एक टाइप का मैप होता है जिससे उसको ये पता चल जाए कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन से पेज पर है, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वो क्या है आपके पास, ये है कि इट शुड बी इजी टू रीड और सिंपल टू यूज, ठीक है। एक तो ये इजीली आप इसको रीड कर सकें, सिंपल तरीके से आप इसको यूज कर सकें। शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड प्रॉपरली, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो, एक फॉर्मेटेड हो। इसके साथ एक्यूरेट भी हो, ऐसा नहीं हो कि लिखा तो था पेज नंबर 9 पे होगा और आप पेज नंबर 9 पे जाए तो वहां कुछ और ही आपको मिल रहा है। तो ये एक्यूरेट भी होना चाहिए और इजीली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइटल एंड कॉपीराइट पेज। तो ये कॉपीराइट पेज के बाद, टाइटल पेज के बाद ही आपको इसको बना के रखना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द टर्म सिनेरियोज। सिनेरियो क्या आपके पास होता है, अलग अलग सीन्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर बैंक के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूं दोस्तों, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मेरे पास सपोज ईएमआई के बारे में बात करता हूं कि ये मेरा पास जो है वो अलग अलग टाइप के कह सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है, रेट है। उसमें रेट अगर ये हो तो क्या अपना ईएमआई बनेगी, रेट अगर ये है तो क्या ईएमआई बनेगी, रेट ये है तो क्या ईएमआई बनेगी। प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज करके भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने वैल्यूज चेंज करी, रेट चेंज करी या कुछ भी आप चेंज कर दे तो उसका इफेक्ट क्या क्या होता है। तो अगर आप दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली अगर जब करते हैं तो बार बार आपको क्या है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। हर बार एक नया कस्टमर आएगा, बोलता है बताएं भाई ये रखूं तो क्या होगा, ये रखूं तो क्या होगा, इतने टाइम के लिए लूं तो क्या होगा, ये अमाउंट लेता हूं तो क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वो पहले से ही सारी चीजें अपने कंप्यूटर में सेट करके रख सकते हैं, एक्सेल में या स्प्रेडशीट जो भी प्रोग्राम है उसमें। और जरूरत पड़ने पर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करें, या जैसे कि ड्रॉप डाउन है इस वाले सिनेरियो 1 पे क्लिक करेंगे तो उसका आउटपुट दिखेगा, सिनेरियो 2 पे क्लिक करेंगे तो उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो सिनेरियोज आखिर आपके पास है क्या, ये अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर वैल्यू ये है तो क्या होगा, अगर वैल्यू ये वाली है तो फिर क्या आंसर आएगा, ठीक है। इस सिनेरियो इज नेम्ड, हर सिनेरियो का अपना एक नेम होता है, जैसे कि मैंने कहा था सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, या आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं। एंड कैन बी एडिटेड, अगर आपने एक सिनेरियो बनाया है तो बाद में आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली, किसी का बैकग्राउंड कलर रेड हो, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, अलग अलग कलर भी आप रख सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कुछ भी, ठीक है। व्हेन यू प्रिंट द स्प्रेडशीट, जब आप प्रिंट करते हैं तो उस टाइम पर कौन सा सिनेरियो ओपन है, करंटली एक्टिव सिनेरियो ही आपका प्रिंट होता है। ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड। इसके बाद बात करेंगे, a scenario is essentially a save set of cell value। तो जो सेल की वैल्यू है जो आपने डाल रखी है वो उसमें सेव होती है
फॉर योर कैलकुलेशंस। जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आप उस हिसाब से अपने उस सिनेरियो को यूज करें ताकि आपको वो आंसर मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, व्हाट इफ क्वेश्चंस वाले आपके पास ये टॉपिक है। इसी टाइप से यू कैन इजीली स्विच बिटवीन दिस सेट, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि आपके पास यहाँ पर जो है वो ड्रॉप डाउन हो सकता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4 जो भी आपने सेव कर रखे हैं अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से उसको सेलेक्ट करें तो उसके हिसाब से आपको डिस्प्ले होगा उसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास है, यू कैन इजीली स्विच बिटवीन दिस सेट्स यूजिंग द नेविगेशन, और नेविगेटर यूज कर सकते हैं और अ ड्रॉप डाउन लिस्ट कर सकते हैं विच कैन बी शोन बिसाइड द चेंजिंग सेल। जैसे चेंज करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से फॉर्मूला दैट रिले ऑन अ वैल्यू चेंज बाय योर सिनेरियोज आर अपडेटेड व्हेन द सिनेरियो इज ओपन। जो भी सिनेरियो आप ओपन करेंगे उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज जो है चेंज हो जाएंगी, फॉर्मूला आपका उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। इफ ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम यूज्ड इन सिनेरियो यू कुड इफेक्टिवली बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स, फालतू है, चलो। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेड्स। ऑनलाइन जो थ्रेड्स हैं आपके पास इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद आपके सामने क्या क्या थ्रेड्स है, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं, तो उनको अपन को एक्सप्लेन करना है। देखिए इंटरनेट को यूज करते दोस्तों तो बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, ठीक है। इसी टाइप से कई बार जो है आपके पासवर्ड को कोई हैक कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं जिससे कि हमारे कंप्यूटर से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं और पहुंच सकती है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ ऑनलाइन थ्रेड्स हैं। जैसे सबसे पहला आपके पास है फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक्ट्स एज अ फेक कम्युनिकेशन। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो फेक कम्युनिकेशन होता है, वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है। हो सकता है पूछ करके ले, हो सकता है ये कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए, हैकिंग को यूज करते हुए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है या आपकी अकाउंट डिटेल है वो चुराए और उसके बाद उसको मिसयूज करे। ये क्रेडिट कार्ड के बेस पर भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है लाइक आपके इंस्टाग्राम की जो आईडीज है वो बना दे, आपकी इमेज, आपका नाम, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी है एक्चुअल, वो उसमें यूज कर सकता है, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है मालवेयर। मालवेयर को अपन बोलते हैं बेसिकली ये होते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे कि स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? स्पाई का मतलब होता है जासूस, तो जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर हो सकते हैं रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या होते हैं? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आते हैं और उसके बाद हमारे कंप्यूटर की फाइल को इनक्रिप्ट कर देंगे और उसके बाद दोस्तों हम उस फाइल को ओपन करेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, हमारा डेटा एक्चुअल में इनक्रिप्टेड होगा। तो उसके बाद ये आपसे पैसा भी मांगते हैं, देन आप अगर पे करते हैं तो आपके डेटा को रिलीज करते हैं। ऐसे कुछ वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि सब एक टाइप के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो मालवेयर इज एक्टिवेटेड व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन अ मैलिशियस लिंक। आप इंटरनेट पे बहुत सारे लिंक पे क्लिक करते हैं, अगर कोई मैलिशियस लिंक है, ठीक है, या कोई अटैचमेंट है जिसमें ऐसे कुछ कोड किए गए हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, तो वो सारे क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर में की मालवेयर। ईमेल स्पूफिंग भी होता है दोस्तों। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ईमेल स्पूफिंग क्या हो गया? बेसिकली एक टाइप से आपको ईमेल्स आती रहती है और ये आपको एंगेज करता है और आपके पास जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें तो अपने पास आता है पासवर्ड अटैकर्स होते हैं। ये बेसिकली अपने क्या करते हैं कंप्यूटर में आने के बाद, ये भी एक टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर में आने के बाद हमारे कंप्यूटर के पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो आपके पास तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? का मतलब होता है दो टेबल के बीच में कनेक्टिविटी, ठीक है, ताकि इनके बीच में कोई रेफरेंस बन सके। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है डेटाबेस में, इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। हमारे दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। इन बेस, बेस जो है वो लिब्रे ऑफिस बेस की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप एक्सेस यूज करते हैं तो उसमें भी आप इसको समझ सकते हैं, लिब्रे ऑफिस बेस हो या ओपन ऑफिस बेस हो, सेम, ठीक है। डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। तो हमने अभी बात करी थी दोस्तों, आपके पास एक पीके होता है
और दूसरी टेबल में आपके पास एक FK हो सकता है, फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की हो, जरूरी नहीं है। इस टेबल की अलग भी हो सकती है प्राइमरी की, और एक फॉरेन की अलग भी हो सकती है, लेकिन फॉरेन की और दूसरी टेबल की प्राइमरी की को आपस में मैच होना जरूरी है, जिसके बेस पर हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी आधार कार्ड का एक एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट इन DBMS। ठीक है, क्या है उसकी इंपॉर्टेंस वो भी देख लेते हैं। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डुप्लीकेटेड डेटा। आप डेटा की डुप्लीकेसी इसमें नहीं कर सकते। अगर कोई डेटा आपने पहले डाल दिया, आप फिर से डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि सपोज कि कहीं मैं अपने अकाउंट नंबर डालता हूं, फिर से अगर वही अकाउंट नंबर डालूंगा तो वो मुझे बोल देगा ये अकाउंट नंबर पहले से रजिस्टर्ड है। आप ईमेल भी देख लें, अगर किसी की ईमेल आईडी पहले से बनी हुई तो उसी आईडी के नाम से आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये डुप्लीकेसी को रोकता है। दूसरा क्या रोकता है, इट प्रिवेंट्स वन टेबल फ्रॉम पॉइंटिंग टू अ नॉन एग्जिस्टिंग फील्ड इन अनदर टेबल। तो एक टेबल में आपके पास कुछ डेटा है और दूसरे के अंदर अगर वो नहीं है तो उसको भी ये रोकता है। फिर है इट प्रिवेंट्स कंसिस्टेंसी बिटवीन पार्टनर टेबल। तो आपके पास जो दो टेबल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, ठीक है, उनके बीच में कंसिस्टेंसी ये क्रिएट करता है, इसको रोकता है बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से इट प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अगर आप यहां से इस टेबल से डिलीट करना चाहते हैं और वो किसी और टेबल में भी कनेक्टेड है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कहूं तो एक टेबल से आप ना तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं एक टेबल में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो दोनों में जाके स्टोर होगा और दोनों से ही वो डेटा डिलीट होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल क्या देता हूं दोस्तों, तो ये भी कह सकता हूं कि सपोज मुझसे मेरे आधार कार्ड बनने से पहले बहुत सारे लोगों ने अपना आधार कार्ड बनाया होगा और जो शायद आज इस दुनिया में है भी नहीं। तो मेरा आधार कार्ड नंबर वापस चेंज क्यों नहीं हो रहा है? वो लोग जो आज इस दुनिया में भी नहीं है उनका आधार कार्ड नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर मेरा आधार कार्ड नंबर अगर कहीं अपडेट हुआ बाद में फिर चेंज हुआ तो उसके बेस पे बहुत सारी टेबल्स में मेरा आधार कार्ड नंबर कनेक्ट होगा, वो सब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए हम वहां पर उस पर्टिकुलर डेटा को जो सपोज इस दुनिया में आज कह सकते हैं एग्जिस्ट नहीं भी करता है, उस डेटा को भी हम यहां से डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आप इसमें से डिलीट भी नहीं कर सकते और दूसरा आप उसमें ऐड भी नहीं कर सकते। मतलब ऐड भी होगा तो दोनों में ही होगा, डिलीट भी होगा तो दोनों ही टेबल्स में होगा। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स थे। इसी टाइप से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन अपने पास होगा। ठीक है, इसमें है कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड, ठीक है, राइट द क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपके पास होगा। और दोस्तों यहां पर आपको लिखनी होती है एसक्यूएल की क्वेरीज, ये ध्यान रखिएगा, एसक्यूएल की क्वेरीज आपको लिखनी है। तो एसक्यूएल की क्वेरी के लिए आपको एक टेबल दिया जा रहा है जिसका नाम क्या है, टेबल है, उसका नाम है आपके पास डेट शीट। इसमें दोस्तों अलग अलग कॉलम है, एक कॉलम का नाम है सब्जेक्ट कोड, एक का नाम है सब्जेक्ट नेम, एक का नाम है डेट ऑफ एग्जाम और एक का नाम है डेज। अब इसमें से कुछ डेटा निकालना है। जैसे हो सकता है मैं कह रहा हूं ये सारा डेटा दिखाओ, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्जाम मुझे डिस्प्ले करना है, मैं ये कह रहा हूं मुझे वो वाला दिन बताओ जिसका एग्जाम हिंदी का है। ठीक है, हिंदी का एग्जाम कौन सी डेट को है मुझे ये देखना है। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज के लिए हम क्या करते हैं, एसक्यूएल का कमांड लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, राइट अ एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपने पास डेट ऑफ एग्जाम है 11/3 है, 15/3 है, 18/3 है और 21/3 है, ये ऑलरेडी आपके पास जो है वो सॉर्टेड है। ये असेंडिंग ऑर्डर में आपने सेट किया है, पहले 11 फिर 15 फिर 18 और फिर 21। तो ये क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आप करें। वैसे तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है आपका डेटा, लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। इसकी क्वेरी क्या है, आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे आपके पास फील्ड, सारे के सारे कॉलम, सेलेक्ट स्टार। ठीक है, तो क्या लिखा है, राइट अ एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, तो दोस्तों ये देखिए टेबल का नाम है डेट शीट, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, फ्रॉम डेट शीट। ठीक है, डेट शीट। इसके बाद मुझे यहां पर क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है, किसके हिसाब से, डेट ऑफ एग्जाम के हिसाब से। तो मैं यहाँ आगे जाके क्या लिख दूंगा, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद अपन यहां पर जाकर लिख देंगे ऑर्डर बाय। जैसे ये देखिए, तो मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट
ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। तो डेट ऑफ एग्जाम वो फील्ड है जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। अगर दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहे तो लिख सकते हैं ऑर्डर बाय DESC। ठीक है, ये देखिएगा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो यहां आपको लिखना पड़ेगा DESC, और आप लिख सकते हैं ASC। ASC का मतलब होता है असेंडिंग। अगर दोस्तों आप ये ASC नहीं लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट करता है। अगर बाय द वे आपको बोलते हैं डिसेंडिंग में करो तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ठीक है, ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, इसी तरीके से अपने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। आपको क्या करना है, राइट अ क्वेरी करनी है, डिस्प्ले द अबव डेट शीट। इसका मतलब है आपको सारा का सारा डेटा यहां पर लिखना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट। डेट शीट में से आपको, ठीक है, सारा का सारा डेटा उठाना है। तो ये जो आपके पास है, ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रिंट करने के लिए आप यहां पर क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट। ये क्या करेगा, डेट शीट नाम के टेबल में जो भी डेटा है वो पूरा उठा के देगा। इस स्टार का मतलब होता है ऑल फील्ड्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों क्वेश्चन, वो है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम। क्या क्या डिस्प्ले करना है आपको, सब्जेक्ट नेम। तो दोस्तों यहां पर आप स्टार नहीं लिख के लिखेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद जो भी है आपके पास वो है सब्जेक्ट नेम। ठीक है, इस तरीके से कॉमा एंड डेट ऑफ द एग्जाम। तो आपके फील्ड का नाम, डेट ऑफ एग्जाम, जो भी आपके फील्ड का नाम आपसे पूछा जा रहा है वो यहां लिखा था। इसने क्या बोला, सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्जाम। तो ये रहा दोस्तों सब्जेक्ट नेम, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ एग्जाम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। उसमें भी क्या बोल रहे हैं, एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे। तो आपको बस एक वेयर क्लॉज लगाना होता है, सेलेक्ट सब नेम डेट एग्जाम फ्रॉम डेट शीट वेयर डेज इक्वल्स टू मंडे। ठीक है, तो यहां आपको क्या देखने को मिला था, ये थे आपके पास डेज इक्वल्स टू मंडे। तो आपके सामने ये जो डेटा है जिसमें लिखा आएगा इंग्लिश, और इंग्लिश की जो भी डेट शीट आपके पास है, ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्जाम। क्या क्या करना है आपको, डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट नेम। आपको यहां पर डेट ऑफ एग्जाम भी डिस्प्ले करना है, दो फील्ड बताने हैं, और दूसरा सब्जेक्ट नेम बताना ऑफ साइंस सब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या कर देंगे, वही है सेलेक्ट, फिर से, ठीक है, सेलेक्ट क्या करना है आपको, डेट ऑफ एग्जाम एंड ये है तो आप लिखेंगे डेट ऑफ एग्जाम कॉमा सब्जेक्ट नेम, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट नेम है डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट शीट इस टेबल से वेयर सब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू साइंस। आप जो भी लिखेंगे उसके हिसाब से आपके सामने डेटा आ चुका होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपके पास क्वेरी है, क्वेरी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। आप देखिएगा इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी और सेलेक्ट क्वेरी। तो चारों टाइप की क्वेरी को भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये सारे आपको समझ में आ चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देखते हैं। हम लोगों ने आज डिस्कस किया है पहला सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ और सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। लेकिन ये सैंपल क्वेश्चन आपको कितनी हेल्प करता है, आपके क्लास 10th आईटी के मार्क्स को कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, वो जरूर दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये वीडियोस आपके लिए अगर फ्रूटफुल रहा है, हेल्पफुल रहा है, तो भी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके माइंड में जो भी व्यूज, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप मुझे कुछ कहना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।